बिहार की विधानसभा में एक सत्र चल रहा था और सत्र के दौरान जो अध्यक्ष महोदय होते हैं वो कहते हैं कि पूर्णिया विधानसभा से जो विधायक हैं जिनका नाम अजीत सरकार है वो अपनी बात रखें। जैसे ही बात रखने का नंबर आता है तो अजीत सरकार खड़े होते हैं और माइक के सामने अपनी बात रखने वाले थे और जैसे इन्होंने शुरुआत की वो कहते हैं कि साहब मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक लड़की का बलात्कार हुआ है और बलात्कार होने के बाद उस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, आरोपी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे ही वो इस बात को कहते हैं तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं कि बैठ जाइए, हमने तुम्हारी बात को सुन लिया है। अब ये बात कह तो दी जाती है लेकिन अजीत सरकार को ऐसा लगता है कि उनकी बात को उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं गया है जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था, क्योंकि एक बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कोई कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं था। जितने चाहे पक्ष के विधायक हों, चाहे सरकार के विपक्ष के विधायक हों या अन्य पार्टी के विधायक हों, सब के सब अपने अपने आप में मशगूल थे, लेकिन कोई भी इस बात को उतनी गंभीरता से ले नहीं रहा था। ये विधायक जो होते हैं जिनका नाम अजीत सरकार होता है, इस बात को देखने के बाद उन्हें बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है और तकलीफ के दौरान ही उन्होंने अपने इस कुर्ते को पकड़ते हैं, कुर्ता फाड़ देते हैं। भरी विधानसभा में जैसे वो अपना कुर्ता फाड़ते हैं तो जितने भी विधायक होते हैं सभी विधायकों का ध्यान अब अजीत सरकार की तरफ चला जाता है। तो अजीत सरकार की तरफ देखते हुए सबके सब एकदम हैरानी में पड़ जाते हैं। इसी बीच में न केवल उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ा बल्कि जो उन्होंने नीचे पजामा पहना हुआ था उस पजामे को भी वो फाड़ने की जब फिराक में थे, इसी बीच में उनकी ही पार्टी के सीपीएम के दल के एक नेता होते हैं, साथ ही पार्टी के सचिव होते हैं, विधायक जिनका नाम होता है गणेश शंकर विद्यार्थी, वो एकदम से आते हैं, आते हुए रोकते हैं, कहते हैं कि अजीत सरकार तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपना कुर्ता भी फाड़ दिया है, तुम अपना पजामा भी फाड़ना चाहते हो। तभी अजीत सरकार कहते हैं कि सरकार आप जानते नहीं हो, मैं जब अपनी विधानसभा में जाऊंगा, जब मैं अपनी जनता के बीच में जाऊंगा तो मैं जनता को क्या जवाब दूंगा कि एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और मैं उस बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया। दरअसल कुछ इस अंदाज में वो विधायक अपना काम करता था। वो एक दो बार का नहीं, लगातार 4 बार वो विधायक बनते हैं और चौथी बार में जब विधायक बने हुए थे तभी उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उन्हें जब गोली मारी जाती है तो गोली मारने वाले ने गिनती नहीं की थी, अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि विधायक को 107 गोलियां मारी गई थी। इस घटना ने पूरे देश भर को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिरकार उस विधायक को इतनी गोलियां क्यों मारी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। बिहार के जिला पूर्णिया की ये बात है, उसमें कॉलोनी लगती है दुर्गाबाड़ी मोहल्ले की ये बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ भागता हुआ आता है और आने के बाद ये तारीख थी 14 जून साल 1998 और शाम के लगभग 5:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। इस घर की जो मुखिया होती है, मालकिन होती है, जिनका नाम होता है माधवी सरकार, जो कि सरकारी विद्यालय में शिक्षिका होती हैं, वो अपने घर में ही मौजूद थी। जो व्यक्ति आता है, आने के बाद कहता है कि आपके पति की किसी ने हत्या कर दी है, उनको गोली मार दी है। जैसे ही ये बात उनकी शिक्षिका को पता चलती है, बेटा छत पर होता है, बेटे को ये बात पता चल जाती है। बेटे का नाम होता है अमित कुमार उर्फ बंटी। जैसे उसे पता चलता है तो वो पहली मंजिल से कूद कर नीचे आ जाता है कि क्या हुआ मेरे पिताजी को। बेटी होती है जो गली में खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, उस बेटी को जब ये बात पता चलती है तो बेटी भी एकदम से रोने लगती है। एक बड़ी बेटी है जो बाजार में अपनी सहेलियों के साथ गई हुई थी, जिसका नाम रीना सरकार होता है। और जैसे ही रीना सरकार को ये बात पता चलती है कि उनके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है तो ये पूरा परिवार जो होता है ये दौड़ते हुए भागते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है। ये इलाका होता है सुभाष नगर। इसमें एक उफरेल चौक लगता है और उफरेल चौक में एक एम्बेसडर कार खड़ी हुई है और एम्बेसडर कार का नंबर होता है BHK 1426। BHK 1426 जो एम्बेसडर कार खड़ी हुई है, इसमें जो परिवार के लोग, खासकर सबसे पहले जो बेटा होता है अमित देखता क्या है कि जो उनके पिताजी हैं, पिताजी पीछे बैठे हुए हैं, एक औंधे मुंह पड़े हुए हैं। इसी बीच में बेटे ने जैसे ही अपने पिताजी का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो पिताजी के जो हाथ था वो पूरी तरह से छलनी था और उसका जो कह सकते हैं कि मांस था वो बिल्कुल गायब हो चुका था, क्योंकि गोलियां इतनी पड़ी हुई थी। इसी बीच में उन्होंने अपने पिताजी को औंधे मुंह से सीधे करने की जब कोशिश की तो जो भेजा था वो निकल के बाहर गिर जाता है। बस इतना था। इतना देखने के बाद चीख पुकार मच जाती है और चीख पुकार मचने के बाद इस इलाके के अंदर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। और जैसे ही हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई थी तो लोग सोचने पर मजबूर थे। उस एम्बेसडर कार के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश विधायक की थी, विधायक का नाम अजीत सरकार होता है। उनके एक दोस्त होते हैं जिनका नाम अशफाक आलम होता है और साथ ही उनका ड्राइवर होता है जिसका नाम हेमेंद्र शर्मा होता है। 3 लाशें थीं और 3 लाशों मतलब इनको मारने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। साथ ही जो उनका बॉडीगार्ड मामूली रूप से घायल था, लेकिन उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। लोगों का जो हुजूम था लगातार बढ़ता चला जाता है।
अब जहां जो आसपास के लोग थे वो बताते हैं कि AK-47 से और रिवॉल्वर से लगातार गोलियां चलाई गई थी। जो आसपास के लोगों ने देखा था वही बताना शुरू कर दिया कि किस तरह से दो बाइकों पर यामाहा बाइक बताई जाती हैं, वो बाइक पर आए थे। आने के बाद क्योंकि ये जो गाड़ी है, गाड़ी का जो नंबर है BHK 1426, BHK 1426, इस एम्बेसडर कार को उस इलाके का बच्चा बच्चा जानता था, पहचानता था, क्योंकि विधायक जी की जो गाड़ी होती है। अब यहाँ से पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ विधायक को 107 गोलियां मारी गई थी। यानी कि मौत तो एक गोली में भी हो सकती है, बाकी लोगों को इतनी नहीं मारी गई जितनी क्या विधायक को मारी गई थी। लेकिन ये दुश्मनी किस लेवल की थी, किसकी नहीं थी। अब विधायक के भाई होते हैं जिनका नाम होता है कल्याण चंद्र सरकार। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद FIR दर्ज कराते हैं। और FIR जब दर्ज होती है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल कहानी शुरू होती है पूर्णिया के एक जाने माने डॉक्टर होते हैं होम्योपैथिक के, जिनका नाम होता है विधु भूषण भास सरकार। विधु भूषण सरकार के घर में एक बेटे का जन्म होता है साल 1947 में, जब हमारा देश आजाद हो रहा था। और उस बेटे का नाम रखा जाता है अजीत सरकार। अजीत सरकार शुरू से ही पढ़ने में ईमानदार, काम करने में ईमानदार, जो भी काम करते थे पूरी शिद्दत से किया करते थे। जब वो 33 साल के हो जाते हैं तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें विधायक चुनने के लिए उनको टिकट दे दिया। और जैसे टिकट दिया जाता है तो टिकट देने के बाद वो पूर्णिया से ही इलेक्शन लड़ते हैं विधानसभा का। और विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के बाद विधायक बन जाते हैं। और विधायक बनने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है क्योंकि उनके जो पिता हैं वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पूरे ईमानदार किस्म के हैं, हर किसी की मदद करते हैं। और वही मदद करने का जज्बा भी बेटे के अंदर यानी कि अजीत सरकार के अंदर भी था। पहली बार तो पार्टी और साथ ही जो पिता का जो रुतबा था, रसूख था, वो बेटे के काम आ जाता है और बेटा विधायक बन जाता है। बेटे के अंदर एक बात थी, पूंजीवाद और सामंतवाद से उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि चिढ़ थी, नफरत थी। उन्हें ना तो बहुत जमीन जायदाद वाले जमींदार लोग पसंद थे, ना ही उन्हें पैसे वाले लोग पसंद थे। उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान करा दिया कि यहाँ बताइए किस किस के पास जो ब्लैक मनी है, बहुत ज्यादा पैसा किसके पास है, साथ ही जिन्होंने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उन लोगों के नाम बताओ, उनकी लिस्ट बताओ। तो जैसे जैसे ये बात पता चल रही थी तो अमीरों के जो पैसे थे वो गरीबों में बंटवाना शुरू कर दिया। अमीरों ने जो जमीनों पर कब्जा कर रखा था वो गरीबों को देना शुरू कर दिया, जिनके पास घर नहीं होते थे। इस तरह से अपने 5 साल के करियर में उन्होंने जो विधायक बन जाते हैं हजारों लोगों को ऐसे ही घर दे दिए, यानी कि जमीन दी, उसके बाद फिर घर बनाने में उनकी पूरी पूरी मदद करते थे। और इस बात की चर्चा इतनी ज्यादा होती थी, अब ये पूर्णिया ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि कितना अजीब विधायक है, कितना शानदार विधायक है कि वो खुद के पास तो अपना मकान है नहीं, खुद किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन जिसके पास घर नहीं होता, मकान नहीं होता, उसके बारे में अगर विधायक को पता चल जाए तो विधायक उन लोगों से छीनता है जमीनें जिनके पास जो कब्जा की हुई जमीनें होती हैं, सरकार की जमीनें होती हैं। 5 साल तक इतना शानदार काम किया और शानदार काम करने के बाद अब अगली बार का नंबर आता है। हालांकि इस बीच में उनकी शादी हो जाती है। शादी होती है शिक्षिका से और शिक्षिका का नाम होता है माधवी सरकार। उनको 2 बेटियां पैदा होती हैं और एक बेटा पैदा होता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही थी, अच्छी एजुकेशन दी जा रही थी। इसी बीच में जब अगला इलेक्शन का नंबर आता है, विधायक चुनने का नंबर आता है, तो ये तो क्लियर हो चुका था क्योंकि इनकी शोहरत लगातार बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट देने का ऐलान कर दिया था। और जब ऐलान कर दिया था उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आप में खुश हो रहा हूं, पार्टी अपना आप में खुश हो रही है, कम से कम पता तो कर लिया जाए कि अब जो इलेक्शन होगा उसमें जीत भी पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। उन्होंने लाल रंग का गमछा अलग अलग चौराहों पर रखवा दिया और ये चौराहों पर रखवाते हुए कहते हैं कि सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, एक मैसेज, एक संदेश भिजवाते हैं कि मुझे 1 रुपया चाहिए। एक आदमी 1 रुपया दे के जाए, 1 रुपये से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस 1 रुपये का चंदा चाहिए जिससे कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। अब उनके जो साथी होते हैं, जो उनके सपोर्टर होते हैं, जो उनके करीब रहने वाले थे, वो बोलते हैं कि अजीत दा, कभी उन्हें अजीत दा बोलते थे, कभी अजीत सरकार बोलते थे, कभी उन्हें बाबा कहते थे। तो इनके कई नाम होते हैं, कई रूप में उन्हें बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अगर कोई ज्यादा पैसे दे देगा 1 रुपये से ज्यादा तो इसमें हैरत क्या है, इससे परेशानी क्या है, हम वैसे भी चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं तो वहां पर हमारी कुछ मदद हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं चंदा इसलिए इकट्ठा नहीं कर रहा हूं कि हमें पैसा चाहिए, चंदा चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए इकट्ठा कर रहा हूं ताकि पता चल सके कि हमें वोट कितने मिलने वाले हैं, हमारे सपोर्टर कितने हैं। जब वो 1-1 रुपए के सिक्के इकट्ठे करके उनकी गिनती कराई जाती थी तो उनकी गिनती से पता चलता था कि वोट कितने मिलने वाले हैं। इसलिए उन्होंने पहला इलेक्शन तो अपने पिताजी की वजह से, पार्टी की वजह से वो जीत जाते हैं और दूसरा इलेक्शन में उनका खुद का अपना इतना रुतबा बन जाता है कि दूसरा इलेक्शन वो जीत जाते हैं। और जैसे जो दूसरा इलेक्शन
जीत जाते हैं तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि जो लोगों ने चंदा दिया था उससे ही पता चल गया था कि इनकी जीत निश्चित है। अब उन्होंने अगली पंचवर्षीय योजना जो आती है, फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। जिनके पास बहुत सारे पैसे होते थे, उनके पैसे गरीबों को मदद के तौर पर मिलने लगे। जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, उन जमीनों से उनका लोगों का घर बनवाने लगे। इसी हिसाब से उन्होंने एक मोहल्ला बसा दिया और उस मोहल्ले का नाम रखा लूट मोहल्ला, यानी कि जमीन जो लूटी हुई थी, उस लूटी हुई जमीन पर गरीबों के जो घर बन जाते हैं। अब इस हिसाब से खुद वो 600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से किराया देते हैं, लेकिन अपने पास घर नहीं है। जनता के बारे में पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से सोच रहे हैं। थर्ड बार भी बन जाते हैं, फोर्थ बार भी विधायक बन जाते हैं। और एक और दिलचस्प बात होती है कि इनके घर में प्रतिदिन के हिसाब से कम 200 चाय, अधिकतम 300 चाय तक बना करती थी। यानी कि लोग आते थे, चाहे काम हो या ना हो, लेकिन विधायक जी के पास आए, आके बैठे, चाय पिए, अपने चले गए। विधायक जी को भी एक शौक होता है, वो चाय भी बहुत ताप से पीते हैं, और चाय के साथ साथ विधायक जी को सिगरेट पीने की बहुत बड़ी आदत थी। इतनी सिगरेट पीते थे कि बहुत ज्यादा, उन्हें कहते थे चैन स्मोकर। 7 जून साल 1998 की यह बात है। घर पे काली की पूजा हो रही थी। पूजा के दौरान अचानक से वो गायब से हो जाते हैं, और जैसे गायब होते हैं तो उनकी बड़ी बेटी रीना के पास, रीना सरकार के पास खबर पहुंचाई जाती है कि तुम्हारे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, जाकर देखना। पिताजी को कई बार आवाज लगाई जाती है। पिताजी पहली वाली मंजिल पर आराम से छत पर बैठ के सिगरेट पी रहे थे, और उनके कानों तक शायद ये आवाज नहीं पहुंच रही थी। वो थोड़े टेंशन में थे, परेशान से थे। बेटी अपने पिताजी के पास जाती है और पिताजी से जा कहती है, पापा कई बार तुम्हें आवाज लग चुकी है, लेकिन तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है। एकदम से उनकी जैसे नींद सी टूट जाती है। हड़बड़ा के एकदम देखते अपनी बेटी को। तभी अपनी जो बेटी होती है, बड़ी वाली बेटी, अपने पापा से पूछती है, पापा आज तो मुझे कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। नहीं पापा, मैंने आज तक आपको इतना परेशान, इतना टेंशन में नहीं देखा। शायद उन्हें आने वाले दिनों का एहसास होने वाला था, कुछ जो गड़बड़ होने वाली थी, शायद इसीलिए शायद पूजा करवा रहे थे कि सब कुछ जो ग्रह थे वो टल जाए। लेकिन वो शायद नहीं जानते थे। ये तारीख आती है 14 जून 1998, और ये सुबह लगभग घर से नाश्ता वास्ता करके, खाना पीना खा के जो भी अपना निकलना था, क्षेत्र में एक पंचायत थी, और उस पंचायत में जाने के लिए उनके साथ खुद विधायक यानी कि अजीत सरकार होते हैं, उनके दोस्त जिनका नाम होता है अशफाक आलम, और उनके एक ड्राइवर हेमेंद्र शर्मा, उनका जो बॉडीगार्ड होता है रमेश ओराम। ये होते हैं 4 लोग। पहले तो वहां जाते हैं पंचायत में, पंचायत करके जब वापस लौट कर आ रहे थे, लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सुभाष नगर नया चौक के पास उनकी गाड़ी रोक ली जाती है। जो बाइक सवार होते हैं, और बाइक सवारों के पास आधुनिक हथियार होते हैं। उसके बाद जैसे AK-47 से लगातार एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर दिया जाता है, और जो लगातार गोलियां चलाई जा रही थी, तो सिर्फ विधायक को 107 गोली मारी गई थी, जो उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात पता चलती है। पहले इस मामले की जांच पुलिस ने की, और पुलिस से जब जांच ले ली जाती है, CBI पे जांच पहुंच जाती है। CBI इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जिन लोगों का नाम आता है, उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाकर अदालत भेज दी जाती है, और निचली वाली अदालत से उन्हें सजा भी सुनाई जाती है। लेकिन उन्होंने फिर चैलेंज कर दिया, मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है, और जब हाई कोर्ट पहुंचता है तो हाई कोर्ट उन्हें बरी कर देता है। अब फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, और जब हम इस खबर को सुना रहे हैं आपको, तो इस घटना को 28 साल का समय बीत जाता है। लेकिन 28 साल के बाद भी इस तरह के शानदार विधायक को, जिसने विधानसभा में अपने कपड़े फाड़ दिए एक बेटी की वजह से, जिस विधायक ने हजारों लोगों को घर बसा कर दिए, जिस विधायक ने जनता के लिए इतना सारा काम किया हो, जिस विधायक को लोग आज तक भी ना भूल पाए हों, उस विधायक को ये कानून, जो भारत का कानून है, वो इंसाफ नहीं दिला पाया। परिवार के लोग आज भी एक डर के माहौल में रहते हैं। यही कारण है कि जो उनका इकलौता बेटा है, उस पर लगभग 3 बार हमले हुए थे। उसके बेटे को भी लगने लगता है विधायक के कि शायद यहाँ रहेगा तो मारा जाएगा, इसलिए उसने देश ही छोड़ दिया। ऐसा बताया जाता है कि वो शायद ऑस्ट्रेलिया में वहां रह रहे हैं। और एक बार सत्यमेव जयते जो आमिर खान का प्रोग्राम हुआ करता था, उस प्रोग्राम में भी वो गए हुए थे। वहां उन्होंने पूरी कहानी बताई, और कहानी बताते बताते उनके जो बेटे होते हैं विधायक जी के, वो रोने लगते हैं। यही हमारे देश की विडंबना कहिए, या फिर लचीला कानून कहिए, कि अपराधी पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसको सालों साल तक सजा नहीं मिलती है। जिसमें इस हत्याकांड में नाम आता है, वो सांसद भी बनता है, कई बड़े पदों पर रहता है, और आज वो रसों के साथ इस तरह से जी रहा है, रह रहा है। लेकिन क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने ही उस आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। हालांकि वो जगह जगह इंटरव्यू देता हो, वो नेता कहता है कि मेरा नाम तो सिर्फ लिया गया है, मुझे फंसाया गया है, और मैं इसमें शामिल नहीं था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते नेपाल के रहने वाले हैं सुरैन मुखिया और मोहम्मद इस्माइल, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।